हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 10 से लेके 13 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 9 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उससे आगे की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मिशन इवॉल्व इन ए टाई अप विद द नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड EDCF। ठीक ना। इवॉल्व का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्त पोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरिया विश्व बैंक साझेदारी सुविधा और कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के साथ गठजोड़ में मिशन इवॉल्व लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन जो है वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सिडबी। ऑप्शन नंबर है सिडबी। ऑप्शन नंबर है सिडबी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इस पार्टनरशिप के बाद में सिडबी को जो है टेक्निकल सपोर्ट नीति आयोग देगा। सिडबी को टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? नीति आयोग से मिलेगा। जबकि फिनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक, कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप और कोरियन EDCF से प्राप्त होगा। ठीक है ना। टेक्निकल सपोर्ट नीति आयोग से मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा वर्ल्ड बैंक, कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। ठीक ना। और ये जो इवॉल्व लॉन्च किया गया है, क्यों लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर है सिडबी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में इसके माध्यम से जो MSMEs होंगी, ठीक है ना, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और इसके माध्यम से इंडिया के मिशन EV 3830, इंडिया का एक मिशन है, मैं लिख रहा हूँ इसको, हालांकि ये PDF में आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। मिशन EV 3830, इसको बढ़ावा मिलेगा। इंडिया का जो मिशन है, मिशन EV 3830, इस कोलैबोरेशन के बाद में इसको बढ़ावा मिलेगा। और इस मिशन के तहत में, जो मिशन है, इस मिशन के तहत में होगा क्या, तो इस मिशन के तहत में 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा इससे मिलती जुलती चीज़ें कुछ मुझे याद आ रही हैं तो आप लोगों को बताना चाहिए। अप्रैल 2023, ठीक ना, 2-3 महीने पहले की बात है। आप लोगों को उस टाइम पर पढ़ाया भी गया था, याद भी होगा बहुत सारे लोगों को, जिनको नहीं याद है उनके लिए। अप्रैल 2023 में सिडबी ने मिशन 50 के EV4 इको लॉन्च किया हुआ था। क्या लॉन्च किया था, मैं लिख रहा हूँ, हालांकि PDF में सब कुछ है। मिशन 50 के, ठीक है, 50 के EV4 इको। तो ये जो मिशन है ये अप्रैल 2023 में मिशन 50 के EV4 इको ये लॉन्च किया गया था सिडबी के द्वारा। और इसके माध्यम से 50,000, 50 के का मतलब क्या होता है, 50,000, इसके माध्यम से 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी सिडबी। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स के मामले में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स के मामले में इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में अब तक जो है 1 मिलियन का आंकड़ा छू लिया है। मतलब कि 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल जो है अभी तक किया जा चुका है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सिडबी इसका आंसर हो जाएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? सिडबी का हेडक्वार्टर जो होगा वो लखनऊ में होगा। ठीक है। और शिवा सुब्रमण्यम रमन इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। नाबार्ड, सेबी और RBI, इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम received in principle approval from which organization for designing and structuring a sustainable and scalable NBFC ग्रोथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम, यानी कि NGAP। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप को एक स्थायी और स्केलेबल NBFC ग्रोथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम NGAP को डिजाइन करने और संरक्षित करने के लिए किस संगठन से सैद्धांतिक मंजूरी मिली हुई है अभी हाल ही में, ये इसमें पूछा गया है। पहले आंसर जानते हैं। तो इसका भी आंसर सिडबी होगा, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर जो है सिडबी ही होगा। गेम का फुल फॉर्म आप लोग याद रखोगे, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। एनबीएफसी का आप लोगों को पता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। एनजीएपी जो प्रोग्राम है वो ये है, एन यहाँ से लिया गया है, जी यहाँ से लिया गया है, ए यहाँ से लिया गया है, पी यहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिडबी हो जाएगा। एनबीएफसी ग्लोबल एक्सीलरेटर प्रोग्राम के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनिशियली अभी 20 एनबीएफसीज को कंसिडर किया जा रहा है। अगस्त 2023 जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो डेट वगैरह बता रहा हूँ, आप लोग इसको याद करते रहना। अगस्त 2023 से ये प्रोग्राम वर्किंग हो जाएगा। सिडबी की यहाँ पर बात हुई है तो फिर से हेडक्वार्टर इसका वहीं पर होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर होगा। शिवा सुब्रमण्यम रमन ये इसके CMD हो जाएंगे। और ये जो नाबार्ड दिया गया है, सेबी दिया गया है, RBI दिया गया है, इनका सबका हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग लगे हाथ याद करते हुए चला करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following companies has recently launched India's first actively managed momentum fund? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला सक्रिय रूप से प्रबंधित मोमेंटम फंड लॉन्च किया है, ये इसे पूछा गया है। वन लाइनर रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द I am Adyar is me campaign in Chennai, Tamil Nadu and transformed an entire bank branch into a living museum of local stories? किस बैंक ने हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में I am Adyar is me अभियान शुरू किया हुआ है और एक पूरी बैंक शाखा को स्थानीय कहानियों के एक जीवित संग्रहालय के रूप में बदल दिया है, ठीक है। ऑप्शंस इसके सामने दिए, ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फेडरल बैंक ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना, क्या याद रखना है? I am Adyar is me, ये चीज़ याद रखना। इसको फेडरल बैंक से रिलेट कर देना, इस तरीके से आप लोग जो है इस चीज़ को मतलब याद कर लेना, ठीक है। और इसके तहत में टोटल 40 इंडिविजुअल्स की, ठीक है ना, 40 इंडिविजुअल्स की स्टोरीज़ को चुना गया है, जिसे फेडरल बैंक की अड्यार शाखा में, अड्यार जगह है वहाँ पर, फेडरल बैंक की अड्यार शाखा में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। 2 हफ्ते तक सुबह 10 बजे से लेकर 2 हफ्ते से सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये प्रदर्शनी चलेगी। बैंकें जो भी दी गई हैं, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, ठीक है, MD एंड CEO, ये आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चला करो। हालांकि हर क्वेश्चन के साथ में मैं बताता चलता हूँ, ठीक है, लेकिन कई बार मैं पूछ भी लेता हूँ, तो आप लोग इसको रिकॉल करते हुए चला करो। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने को पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। और फिर होता क्या है कि जब आप लोगों का एग्जाम आता है तो उस टाइम पर आप लोग क्या करते हैं कि अलग से PDF बनाते हैं, अलग से प्रिंट आउट निकालते हैं, अलग से नोट्स बनाते हैं और उसको लिख कर इसके हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO आप लोग रिकॉल करते हैं। तो इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, नेसेसरी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। इसी टाइम पर जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन पढ़ो उसी टाइम पर उसके हेडक्वार्टर वगैरह को आप लोग रिकॉल कर लिया करोगे, तो इससे चीज़ें याद भी होती रहेंगी और आपको आगे प्रॉब्लम्स भी मतलब नहीं आएगी। Which insurance company has recently received the certificate of registration from the IRDAI to carry out life insurance businesses in India? किस बीमा कंपनी को हाल ही में भारत में जीवन बीमा कारोबार करने के लिए IRDAI से पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है, ये इसने पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सी इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, तो इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी, गो डिजिट, ठीक है, गो डिजिट ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके तहत में मतलब कि जब गो डिजिट को IRDAI की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस चलाने का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद में इंडिया में टोटल 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई हैं। मतलब कि इंडिया में अब टोटल 26 लाइफ इंश्योरेंस हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, गो डिजिट इज़ द राइट आंसर। इन सभी के हेडक्वार्टर आप लोगों को रिकॉल करना है और कमेंट करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। The Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) has recently sold around 3.3 crore shares or 1.77% of the equity of which bank through
ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस विद डील वैल्यू ऑफ ₹6123.6 करोड़। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने हाल ही में 6123.6 करोड़ रुपए के सौदे के मूल्य के साथ खुले बाजार लेन देन के माध्यम से किस बैंक की लगभग 3.3 करोड़ शेयर या फिर 1.77% इक्विटी बेची है, ये इसमें पूछा गया है। इसके भी ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर वगैरह को आप लोगों को याद करना है सारी की सारी बैंकों के। थोड़ा सा क्वेश्चन को रिलेबरेट करते हैं। लास्ट ईयर जो था एक्विजिशन और मर्जर से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, एक्विजिशन और मर्जर से क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अलग से पेज बना लेना आप लोग, जहाँ पर एक्विजिशन और मर्जर को लिखते रहना, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको मतलब देखने को मिल सकता है। चाहे फिर आप पीओ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे फिर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, चाहे फिर आप जीबीओ स्केल 2 दे रहे हो, चाहे फिर आप स्केल 3 दे रहे हो। लास्ट ईयर ये उम्मीद नहीं थी कि स्केल 3 में जीडीपी प्रोडिक्शन पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इसका टफ होता, लेकिन ये भी पूछ लिया गया था। जीडीपी का क्वेश्चन एक लास्ट ईयर एग्जाम में स्केल 3 के पूछा गया था। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी पूछ सकते हैं, तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी पीओ के लिए इंपॉर्टेंट होगा या फिर क्लर्क के लिए ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अभी हाल ही में 3.3 करोड़ शेयर, ठीक है, 3.3 करोड़ शेयर कोटक महिंद्रा बैंक के ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो है बेचे हुए हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 6100 टोटल, मतलब ये 3.3 करोड़ शेयर 6123.6 करोड़ रुपए में बेचे हुए हैं। तो ये चीज़ मतलब आप लोग याद रखना, टोटल अमाउंट भी आप लोग याद रखना। थोड़ा सा और एक्सपांड करें, थोड़ा सा और चीज़ों को बताएं, हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एक शेयर की प्राइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1855.64 रुपीज़, ठीक है, 64 रुपीज़ जो है वो एक शेयर की प्राइस हो जाएगी। और इसको आप लोग जो है 3.3 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और येस बैंक, इनका सबका हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग रिकॉल करो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड इट्स स्टेक टू 8.68% फ्रॉम 6.68% इन विच कंपनी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में किस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 6.68% से बढ़ाकर 8.68% कर ली है, ये इसमें पूछा गया है। आंसर आप लोगों के सामने दिए गए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल जो है ये इसका आंसर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बढ़िया है। बताया था ना कि एक्विजिशन और मर्जर से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखते हुए चलना, ठीक ना। LIC ने अभी सेल में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने अभी सेल में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 8.68% कर लिया है। पहले ये हिस्सेदारी कितनी हुआ करती थी, 6.68% हुआ करती थी, पहले 6.68% हुआ करती थी, जिसको अब बढ़ाकर 8.68% कर लिया गया है। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। अगर एक, और ये हिस्सेदारी कैसे बढ़ती है, उसके शेयर वगैरह खरीदने से बढ़ते हैं, ठीक ना, उसके शेयर वगैरह खरीद के ही हिस्सेदारी किसी कंपनी में बढ़ाई जाती है। तो अगर एक शेयर की वैल्यू बात करें हम तो 16.18 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, 66.18 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से टोटल LIC ने सेल में कितना 8.26 करोड़ शेयर्स को खरीदा हुआ है। उसके बाद में इसकी हिस्सेदारी 6.68 से बढ़कर 8.68% हो गई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिक्रीज्ड इट्स स्टेक टू 3.19% फ्रॉम 3.48% इन विच कंपनी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में किस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 3.48% से घटाकर 3.19% कर दी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होता है। NHPC लिमिटेड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। NHPC लिमिटेड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। NHPC लिमिटेड में LIC ने अभी अपनी हिस्सेदारी जो है 3.48% से घटाकर 3.19% कर लिया, 3.19% कर लिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर घटाने की बात हुई है, वहाँ पर बढ़ाने की बात हुई थी, यहाँ पर घटाने की बात हुई थी। तो नोट्स वगैरह अगर आप लोग बना रहे होगे तो एक ही पेज पर एक साथ इसको दोनों लिख लेना, क्योंकि LIC से संबंधित है। तो लास्ट में जब आप लोग एग्जाम टाइम पर रिवीजन करोगे तो ये चीज़ें आपको मतलब याद रहेंगी। और क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशन मर्जर वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। LIC की यहाँ पर बात हुई है ना,
LIC की यहाँ पर बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सिद्धार्थ मोहंती ये इसके क्या हो जाएंगे, चेयरपर्सन हो जाएंगे। LIC का जो मैनेजमेंट वाला स्ट्रक्चर है आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, कितने चेयरपर्सन होते हैं, कितने MDs होते हैं, ठीक है ना। और अभी इसमें कुछ फेरबदल किया गया, कुछ पोस्ट हटा दी गई हैं, कुछ पोस्ट हटाने के बाद में एक नई पोस्ट बनाई गई है। तो ये क्या है, अगर आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं तो आप कमेंट करके ये फटाफट बताओगे। और मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को चीज़ें कितनी याद रहती हैं ये भी बीच बीच में मैं चेक करता रहूँगा। तो जो लोग भी इसको देख रहे हो यूट्यूब पर, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि LIC का जो मैनेजमेंट वाला स्ट्रक्चर होता है कि चेयरमैन होते हैं, कि VP होते हैं, कि CMD होते हैं, कि MD होते हैं, कितने MD होते हैं, क्या होता है, ये पूरी की पूरी कहानी जो है ना, ये आप लोग कमेंट कर फटाफट बता दो। मुझे भी लगना चाहिए ना कि आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है। अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो कितना आपको याद रह रहा है, ये जानना मेरा भी थोड़ा सा इसका राइट बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। As per the RBI second bi-monthly monetary policy of financial year 24, what is the repo rate? RBI की 2024 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है, ठीक ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, एक्सटेंड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे। पहले इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए 6.50%, 6.50% ये क्या है, रेपो रेट है, ठीक है, ये है रेपो रेट, ठीक। तो अभी हाल ही में 6, 7 और 8 जून 2023, 6 से लेकर 8 तक अभी हाल ही में RBI की 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। जो MPC होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं और इनकी भी 6, 7, 8 जून को मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग में कुछ डिसीजंस लिए गए थे। और ये जो मीटिंग हुई थी ये फिनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी मीटिंग थी, ठीक है, ये दूसरी मीटिंग थी। और इस मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए थे RBI के द्वारा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको PDF में बताई जाएंगी, PDF में मिलेंगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप लोग वीडियो देखने के बाद में PDF भी पढ़ना, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेंगी। मैक्सिमम चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं PDF में डालूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ना, PDF जाकर जरूर पढ़ना इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या डिसीजन लिया गया। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पॉलिसी रेट्स की, अगर हम लोग बात करें पॉलिसी रेट्स की, ठीक है, तो पॉलिसी रेट्स में जो है वो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, नो चेंजेस, ठीक है ना, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। तो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं तो क्या रेपो रेट है, क्या रिवर्स रेपो रेट है, ये सब चीज़ें एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम के लिए ये जरूरी रहेगा। तो रेपो रेट इस क्वेश्चन में पूछा ही गया था, तो 6.50% जो है इसका रेपो रेट हो जाएगा। SDF की अगर हम लोग बात करें, फुल फॉर्म वगैरह पे नहीं जाएंगे, आपको पता होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। SDF हमारा 6.25% का हो जाएगा। MSF की अगर हम लोग बात करेंगे तो MSF जो है वो 6.75% है अभी वर्तमान में। नोट्स बनाते चलना, लिखते चलना। बैंक रेट की अगर बात करें, बैंक रेट वगैरह होता क्या है आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ, इसका एक वीडियो बनाता हूँ मैं। वैसे पता होगा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए अगर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप सीरियस एस्पायरेंट्स हो तो, ठीक है। बैंक रेट भी जो है वो हमारा 6.75% हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो हमारा 3.35% होगा, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे, CRR की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 4.50% होगा। इसके साथ साथ में अगर हम लोग SLR की बात करेंगे तो SLR 18% ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ नया है, मतलब कोई चेंज किया नहीं गया, तो ये पहले भी था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस बनेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन PO क्लर्क या कहीं पर भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो ये अच्छा, अभी आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बता रहा था ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बता रहा था कि टोटल 6 लोग होते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, उसका हेड कौन है? तो उसका हेड जो है वो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। उसका हेड RBI के गवर्नर होता है। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। और अभी शक्तिकांत दास जी को कोई अवार्ड मिला हुआ है कल, ठीक है। तो क्या अवार्ड मिला हुआ है? आप लोगों ने अगर अभी तक पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले वीडियो में मैं उसकी भी फ्रेमिंग कर दिया हूँ। तो ये जो कमेटी होती है टोटल इसमें 6 लोग होते हैं। एक तो खुद RBI का गवर्नर ही होता है। बाकी 5 लोग कौन हैं उनके भी नाम मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि PDF में मिलेगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। राजीव रंजन, MD पात्रा, ठीक है, जयंत आर वर्मा हो जाएंगे, आसिमा गोयल और शशांक भिड़े,
शशांक भिड़े, ये 6 के 6, ये 5 लोग ही हो गए और ये गवर्नर जी हो गए। ये मिलाकर टोटल 6 लोग इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं। इस मीटिंग में कुछ और डिसीजंस लिए गए, कुछ और प्रोडिक्शंस किया गया जीडीपी वगैरह को लेके। तो इसमें ये प्रोजेक्ट किया गया कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है वो फिनेंशियल ईयर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, फिनेंशियल ईयर 2024 में 6.5% रहने का अनुमान है, जबकि फिनेंशियल ईयर 2023 में ये 7.2% रहने का अनुमान है। पहले यह अनुमान 7.0 यानी कि 7% रहने का अनुमान था। सीपीआई इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो फिनेंशियल ईयर 2024 में 5.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2 जून 2023 को 595.1 बिलियन यूएसडी था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, इंडिया का, और ये कब की बात है, 2 जून 2023, ठीक ना, 2 जून 2023 तक इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2 जून 2023 तक 595.1 बिलियन यूएसडी था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। और इसके साथ साथ में डिजिटल लैंडिंग में डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी और फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की। ये चीज़ आपको पीडीएफ से पढ़नी, यहाँ पर नहीं बताऊंगा, पीडीएफ में देखना आप लोग। कंप्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स के लिए भी आरबीआई ने फ्रेमवर्क जारी किया हुआ है। इसकी भी डिटेलिंग आपको पीडीएफ में मिलेगी, इसको आप पीडीएफ में पढ़ना। इसके साथ साथ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसके साथ साथ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स को अचीव करने की समय सीमा को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ भी याद रखना। अब 2 साल के लिए बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 2 साल के लिए बढ़ाकर इसको 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। पहले यह समय सीमा जो थी 31 मार्च 2024 की हुआ करती थी, इसे अब 2 साल के लिए बढ़ाकर जो है 26 कर दिया गया। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ये दोनों डेडलाइन याद रखना, 31 मार्च 2026 याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि समय सीमा क्या है, ये पूछा जा सकता है कि कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 2 साल याद रखना। क्या बढ़ाया गया है, किसके लिए बढ़ाया गया है, इसको मैंने बताया, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट को अचीव करने की समय सीमा को, ठीक है। इसके साथ साथ परमिटेड नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा ₹E वाउचर इशू करने की भी परमिशन दे दी गई है आरबीआई के द्वारा। अगले पॉइंट पे अगर हम बढ़ते हैं तो इंडिया में बैंकों के द्वारा रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड इशू करने का भी परमिशन दिया गया है इंडिया के द्वारा। सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, अभी आप लोग सुनते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। और आरबीआई ने शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को कॉल मनी, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कॉल मनी, टर्म मनी और नोटिस मनी, ठीक है, टर्म मनी और नोटिस मनी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आरबीआई ने शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को कॉल मनी, टर्म मनी और नोटिस मनी के तहत की जाने वाली बोरोइंग के लिए खुद की अपनी लिमिट निर्धारित करने की छूट दे दी गई है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अपनी लिमिट खुद की निर्धारित कर सकते हैं। अब ये कॉल मनी क्या होता है, टर्म मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, और नहीं पता होंगी तो पीडीएफ पे जरूर पढ़ना। यहीं से स्टैटिक बनेगा, यहीं से चीज़ें बनती हैं, यहीं से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कॉल मनी, टर्म मनी और नोटिस मनी के बारे में। यहाँ पर नहीं बताऊँगा, पीडीएफ में इसको पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत लोगों को पता होंगी, इसीलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको पीडीएफ में मैं डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग उसको मतलब ये पढ़िएगा जरूर, ठीक है। और कुछ एक और पॉइंट्स हैं जो मैं पीडीएफ में दूंगा इसके साथ साथ, तो आप लोग उसको पढ़ना। ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख लें यहाँ पर, वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ ना पढ़ें। तो पीडीएफ भी पढ़ना, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इसकी मैं पीडीएफ में भी दिया हूँ, तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की पीडीएफ तो आप लोग जरूर ही पढ़ना, ठीक ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप लोग, जो भी हमारे पेड यूजर्स हैं, उनके लिए हमेशा कहता हूँ कि आपको सही तरीके से पढ़ने का सही तरीका क्या है, मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं इसको याद रहे, इसको सही पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो देखो, वीडियो देखने के टाइम पर अपने खुद के नोट्स बनाओ, और अपने खुद के नोट्स बनाते रहो आप लोग। और जैसे ही पूरा मंथ कंप्लीट होता है और आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है, तो उस पीडीएफ को भी पढ़ो और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ साथ में देखते जाओ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग लिखे हो और क्या क्या चीज़ें और हैं। थोड़े बहुत नोट्स उस टाइम पर भी उसमें बना लो, ठीक है। नोट्स बहुत डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं बनाना है, टू दी पॉइंट चीज़ों को लिखना है, नहीं तो सारा का सारा टाइम आप लोगों का नोट्स बनाने में ही चला जाएगा। लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप लोग अपने हाथ से लिखे रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में बैठती हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो है वो नहीं रहते हैं। तो इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी है, बहुत प्रिसाइज नोट्स बनाओ,
क्योंकि एग्जाम टाइम पर तो सारे के सारे वीडियो आप देख नहीं पाओगे और सेल्फ रिटन आपके नोट्स जो रहेंगे उसको देख के आप लोग पढ़ पाओगे और फटाफट चीज़ें याद होती जाएंगी। तो पहले वीडियो देखो, फिर नोट्स बनाते रहो उसी टाइम पर, उसके बाद में PDF पढ़ो, फिर PDF के भी नोट्स बनाकर उसी में लिख लो और फिर इस तरीके से अगर आप लोग करते जाओगे तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली और चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bank has recently launched the World Elite Metal Debit Card for the Uber affluent Indians? किस बैंक ने हाल ही में उबर समृद्ध भारतीय के लिए वर्ल्ड एलिट मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ ले रहे हैं कहीं पर जिससे कि कोई चीज़ें हमारी छूटी नहीं। SBI बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वन लाइनर ही इसको करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। How much loan amount has recently been approved by the World Bank to support West Bengal to improve irrigation practices in rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई प्रथाओं में सुधार के लिए पश्चिम बंगाल को समर्थन करने के लिए हाल ही में विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है, ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा 148 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 148 मिलियन USD द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। लोन अमाउंट पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, लोन अमाउंट पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। लोन किसके द्वारा दिया गया है, कितना दिया गया है, क्यों दिया गया है, ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रखना जरूरी होता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लोन दिया गया है, क्यों दिया गया है? पश्चिम बंगाल में इरिगेशन प्रैक्टिसेस को सुधार करने के लिए, ठीक है ना, रूरल एरियाज़ में, मतलब कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को, सिंचाई प्रथाओं में सुधार करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा वेस्ट बंगाल को ये लोन दिया गया है। कितने रुपए का लोन दिया गया है? तो 148 मिलियन USD इज़ द राइट आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा बताते हैं कि ये लोन दिया किसके द्वारा दिया गया है। IBRD क्या होता है? ये वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म है। वर्ल्ड बैंक जब भी लोन देना होता है इसी के थ्रू जो है लोन देता है। तो IBRD के द्वारा ये लोन दिया गया है और ये लोन जो दिया गया है 11.5 साल के दिया गया है, 11.5 ईयर्स के लिए ये लोन दिया गया है और इस लोन को पूरा करने के लिए 4 ईयर्स का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। मैच्योरिटी पीरियड, ग्रेस पीरियड भी 4 ईयर्स का इसके तहत में मतलब दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो वाशिंगटन DC जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अजय बंगा जी जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे और ये वर्ल्ड बैंक के 14वें प्रेसिडेंट हैं, भारतीय मूल के पहले प्रेसिडेंट हैं। ये चीज़ भी पढ़ते रहना, याद करते रहना, क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के चांसेस हैं। अजय बंगा वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। In order to promote horticulture in Himachal Pradesh, how much amount of loan agreement has recently been signed between the Government of India and the Asian Development Bank (ADB)? हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा 130 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए। 130 मिलियन, 130 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है मंडालुयांग, मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मसात्सुगु असाकावा ये इसके क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ कि लोन किसके द्वारा दिया गया, किसको दिया गया, क्यों दिया गया, ये चीज़ें याद रखना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लोन दिया गया है जिससे कि हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी का क्षेत्र है, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को याद रखना। और आज हम लोगों ने 13 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर खत्म कर लिया। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है मतलब कराएंगे। इसकी PDF भी पैरेलली तैयार होती चल रही है, ठीक है। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में अच्छे नंबर आप लोगों को लाने हैं तो मल्टीपल टाइम पर आप लोग रिवीजन करते रहिए। इसके साथ साथ एक प्लानिंग और मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के साथ में वो डिस्कस करना चाहूँगा यहीं पर इसी वीडियो में। अभी मैंने क्या किया था कि हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की थी, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी तो हिंदी की क्लासेस मैंने बंद कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पांस उसमें आया नहीं बच्चों का और काफ़ी लोगों को मुझे लगता है कि हिंदी आती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, आप लोग बताइएगा तो सेलेक्टेड टॉपिक बताइएगा, वो मैं कराऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि स्किल 2 वगैरह में 3 में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक होता है। PO क्लर्क का भी है, वो भी मैं पैरेलली करता हुआ चलूँगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जून ख़त्म होने के बाद में जुलाई से या फिर अभी जून से ही मैं RBI न्यूज़ के लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाने की प्लान कर रहा हूँ कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ RBI न्यूज़ डिस्कस की जाएंगी बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज वे में।
ठीक है। मंथली आरबीआई न्यूज़ में डिस्कस करूंगा, उसका पूरा का पूरा वीडियो रहेगा, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन भी हो सके और जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ें आप लोगों को पीडीएफ में या पेड वीडियो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, वही सारी चीज़ें वहाँ पर रहने वाली हैं। लेकिन क्या है कि उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, उसको सेग्रीगेट करके आरबीआई से संबंधित जितनी भी न्यूज़ होगी उसको छांट के अलग कर लिया जाएगा और मंथली बेसिस पर आप लोगों को मंथ वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक महीने में 2 या 3 वीडियो आपको दी जाएंगी, 3-4 जितनी मतलब न्यूज़ होगी उस हिसाब से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की न्यूज़ ही कवर की जाएगी। क्योंकि किसी भी बैंक एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आरबीआई न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को इस तरीके से चाहिए, आरबीआई न्यूज़ का से रिलेटेड सेपरेट वीडियोस मंथली, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर बताओ, तो फिर मैं उसका भी वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, उस पर भी मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। देखो वीडियो वही डालना है जिसकी डिमांड हो, जो लोगों को पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगे वही चीज़ें डालनी है। अननेसेसरी यूट्यूब पर बहुत सारा भरा कंटेंट पड़ा हुआ है, फालतू का, उस तरीके से काम नहीं करना है कि चैनल पर अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। जिसकी डिमांड है, जिससे लोगों का हेल्प हो रही है, जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है, जिस वीडियो से लोगों का तैयारी अच्छी हो जाएगी लोगों की, जो उनके एग्जाम में मदद करेगा, उसी टाइप की वीडियोज़ में लाता रहा हूँ और उसी तरीके की ही वीडियो में लाऊंगा। तो हमारी प्लानिंग यही है कि मैं आरबीआई न्यूज़ का एक सेपरेट वीडियो बनाऊं आने वाले टाइम पर, धीरे धीरे मंथली बेसिस पर 1 या 2, 3, 4 वीडियो जितने भी वीडियो में कवर हो जाएगा, बहुत ही प्रिसाइज वे में। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप लोग कमेंट कर बताओ। हिंदी की क्लासेस फिलहाल मैंने बंद करने का फैसला लिया है, अगर आप लोग बोलते हो तो उसको मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हों, 2-4 लोगों के लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा मुझे मतलब नहीं सही लगता है, ठीक है। तो कमेंट कर आप लोग बताओ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।